दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ उनकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो काम करती हैं, उनके जो लूप होल्स रह जाते हैं वो तमाम एनजीओज कवर करती हैं। लेकिन बहुत ही जो है ना वो बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर अपोजिट अक्सर देखा जाता है किसी ने एनजीओ बनाई, आहिस्ता आहिस्ता देखा जाता है कि खुद भी ग्रो हो रहा होता है, उसकी खुद की चीजों में इजाफा हो रहा होता है। इन तमाम एनजीओज पे ताला लग जाए। जो है ना लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं आई है, वो एक कोई उनका मकसद है, उसके तहत उनको प्लान किया गया। इस जगह पे कब्जा करना है, फला एनजीओ का दस्तरखान बना दो, इस जगह पे बैठना है तो फला एनजीओ को लाके बिठा दो। ये बात सुनने में बहुत सख्त लगती है, लेकिन ये वाकई सच है। एक दिन में 10 लाख राशन बांट दी, किसने गिने, किसको पता चला, किस तरह आपके पास रिकॉर्ड आया कि आपने इतने राशन बांट दिए। बात ये है कि ये सोशल मीडिया का गलत यूज किया जा रहा है अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए। किसी चीज में कोई नया बंदा आता है ना तो उसके साथ तो बड़े मसाइल पेश आते हैं। तो आपके साथ क्या मसाइल पेश आए या आपको किसी ने सपोर्ट की, किस चीजों का सामना करना पड़ा आपको? आप इसमें कोई छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए आप रोड पे खड़े हो जाए ना कि यार मैं लोगों को बिरयानी खिलाना चाहता हूँ, तो इर्द गिर्द के होटल वाले आपको बताएंगे भाई तुम क्यों खिला रहे हो मुफ्त, अच्छा फ्री में। 2 घंटे की फ्लाइट लेके जब इस्लामाबाद उतरते हैं मेरी दुनिया चेंज हो जाती है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मेरी सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है, मैं बेहतर लोगों में आ जाता हूँ, बेहतर मॉल के अंदर आ जाता हूँ, मैं माफिया से कम टकराता हूँ। क्यों? सिर्फ 2 घंटे की तो फ्लाइट है, क्या वो पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर है? नहीं जी। मसला ये है कि अगर पाकिस्तान दुनिया से 100 साल पीछे है तो कराची 200 साल पीछे है। एक जो नौजवान लड़का जब वो पढ़ के वापस आ रहा होता है, जब वो पुलिस की गाड़ी को देखता है तो वो डरता है। वो हमारे मुहाफिज हैं, हमें उनसे जो है ना वो अच्छा फील आना चाहिए कि जी हमारे मुहाफिज खड़े हैं तो अब जो है ना वो, लेकिन वो लड़का डरता है कि जी अब हमें रोका जाएगा, हमसे सवालात किए जाएंगे और उसी मॉल के अंदर जो है स्नैचर्स खुले हम घूम रहे। क्यों? इसकी वजह क्या है? हमारा जो पड़ोसी है वहाँ पे 200 यूनिट बिजली जो है वो लोगों को फ्री है। हमारे यहाँ में बताया जा रहा है कि जी 200 यूनिट आपने अगर 201 यूनिट इस्तेमाल किया तो 10,000 रुपये आपका बन जाएगा। तो कराची के लड़के के पास फूड पांडा, बाइकिया, करीम, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? नहीं मौजूद। आप चले जाएं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप जो है ना मास्टर्स करके अपनी जो है ना वो डिग्री लेके आप निकले इस शहर में नौकरी लेने, आप 10-20 दिन भी घूम जाएंगे ना, आपको आपकी मर्जी की नौकरी नहीं मिलेगी। कराची का बहुत बड़ा नाम है एनजीओ के सफर अब्बास साहब, उनके हवाले से आपकी वीडियो देखी गई थी कि आपने कोई माफी मांगी थी उनसे। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जब भी कराची में कोई मसाइल आते हैं इनकी आवाज़ ज़रूर सुनने को मिलती है। कराची में जो मसाइल पेश आते हैं उसका दर्द महसूस करते हुए इन्होंने एक एनजीओ बनाई है, उसका नाम है नहीं सोएगा कोई भूखा। तो आज हमने दावत दी है नबील सिद्दीकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नबील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इंसान का सबसे कीमती वक्त होता है, आपने अपना वक्त हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं सोएगा कोई भूखा, ये नाम कैसे आया आपके जहन में और आपने इसी नाम पे एनजीओ बना दी? और ये नाम सुनते हुए ऐसा लगता है कि आप किसी को भी भूखा नहीं सोने देंगे, तो क्या ऐसा हो रहा है? अच्छा, बेसिकली आपने बोला कि नहीं सोएगा कोई भूखा एक एनजीओ है। मैं इसको एनजीओ नहीं बोलता, मैं इसको एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ। अब बेसिकली ये किस तरीके से बनी, किस तरीके से फॉर्म हुई, हमारा कोई प्लान नहीं है कोई एनजीओ बनाने का या काम करने का। हमारा बेसिकली जो मकसद है ना वो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस देना कि आप इंसानी खिदमत कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि आप स्टूडेंट एज अपनी खिदमत जो है वो इंसानियत के तौर पे दें। जब हमने ये काम स्टार्ट किया, हम बेसिकली कर क्या रहे थे, हम जो है वो छोटे छोटे कैंप्स लगाते थे, हम जो है वो कॉलेजेस, हम यूनिवर्सिटीज़, हम स्कूल जाते थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स के हम सेमिनार करते थे। सेमिनार करके उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताते थे कि जी आप आके जो है वो इंसानी खिदमत करें, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी मुल्क है, आपका भी शहर है। इसी तरीके से हमने इस काम को स्टार्ट किया, ठीक है। फिर वो चलते चलते खुद ब खुद हमारी एक जो है ना स्लोगन लाइन थी कि नहीं सोएगा कोई भूखा, एक बैनर था कि जी हम कोशिश करते हैं कि किसी को जो है भूखा ना सुलाएं। लेकिन इस ये जो पूरा शेल्टर था इसके नीचे सिर्फ जो है वो इसके लिए काम नहीं होता था, इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट काम होते थे। जहाँ पे भी हम इंसानी खिदमत कर सके हम उसके लिए काम करते थे, हम कोशिश करते थे। बेसिकली देखें दुनिया भर में क्या होता है कि जितने भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ उनकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो काम करती हैं, उनके जो लूप होल्स रह जाते हैं वो तमाम एनजीओज कवर करती हैं। लेकिन बहुत ही जो है ना वो बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर अपोजिट है, जो तमाम काम जो है वो एनजीओज कर रही होती हैं और गवर्नमेंट उनके लूप होल्स भी फिल नहीं कर पा रही होती। एक तरीके से ये बिल्कुल गलत भी है कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं जाता। आप देखें कराची के अंदर कोई भी वाकया हो, कोई भी जो है वो धमाका हो जाए तो सबसे पहले जो वहाँ पे जितनी भी एम्बुलेंसेस पहुँचती हैं वो तमाम एनजीओज की होती हैं।
जो है वो सिंध की गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो वहां पे जाए। अगर एक तरह से वो एनजीओज उन तमाम बॉडीज को ना उठाएं तो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। लेकिन आप देखें इस मुल्क के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो एनजीओ चला रहा है उसको अरबों रुपए की फंडिंग दी जा रही है। किसकी तरफ से? सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और एक जो सिंध गवर्नमेंट का अपना अस्पताल है, जिन्ना अस्पताल, उसको पूरे साल के अंदर 1 अरब की जो है वो फंडिंग दी जाती है। तो फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वही काम करे वो जो बड़ी बड़ी एनजीओज कर रही हैं। अब आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं। उसका जवाब ये है कि हम इसको एनजीओ नहीं बोलते, हम इसको स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं माशरे के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो भी इशूज हैं, जाहिर है मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, हम बड़े स्केल पे काम नहीं कर सकते, लेकिन जो छोटे छोटे स्केल हैं जहाँ पे अगर हम 2 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को फायदा पहुंचा सकें, वो हम स्टूडेंट्स के जरिए, क्यों, ताकि स्टूडेंट को भी इस चीज की फील हो कि मेरा जो काम है ना, ये मुल्क और ये शहर हमारा है, तो हम भी जो है ना वो आगे बढ़ चढ़ के इसके अंदर काम करें। अच्छा, तो आपका मकसद ये है कि एक तो फोकस आपका स्टूडेंट्स पे है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो यूथ है, उसने आगे बढ़ना है, तो आप ये चाहते हैं कि आगे जाके जो है ना ये जो जिम्मेदारियां हैं ये एनजीओ से हटें और जिनके काम है वही करें और ये अवेयरनेस बच्चों में आए, इसीलिए आप इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं, एनजीओ का जो काम होता है, जो हमारे कराची में मैं अक्सर देखता हूँ, जैसे भी कोई मसाइल पेश आते हैं तो एनजीओ आगे आती हैं, लेकिन जितनी तेजी से एनजीओ की ये स्पीड बढ़ी है ना, हर जगह से एनजीओ बन रही है और चैरिटी भी बहुत होती है, डोनेशंस भी बहुत मिल रही हैं। बेसिक जो काम होता है कि किसी को जॉब्स दिलवाना, मसाइल हल करना, पानी, बिजली, गैस, इसमें कोई कमी तो आ नहीं रही है और गुर्बत भी और बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये एनजीओ काम कर नहीं पा रही हैं, क्या मसला है इसका? देखें, हमारे यहाँ जो है ना, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है, हम जो है ना ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये, आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, आपको उस तरह से एनजीओज नहीं मिलेंगी जिस तरीके से आपको कराची में मिलती हैं, और जिस लेवल की डोनेशन दुनिया भर से कराची में आती है इसकी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो वो जो है ना लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं आई है, वो एक कोई उनका मकसद है, उसके तहत उनको प्लान किया गया है। अब बहुत सारी एनजीओज हैं, मैं नाम नहीं ले सकता कि जी इस जगह पे कब्जा करना है, फला एनजीओ का दस्तरखान बना दो, इस जगह पे बैठना है तो फला एनजीओ को लाके बिठा दो। ये बात सुनने में बहुत सख्त लगती है, लेकिन ये वाकई सच है। अब मसला ये है कि हमारे शहर की कामयाबी क्या है? हमारे शहर की कामयाबी तब है जब इन तमाम एनजीओ पे ताला लग जाए, भले इन तमाम और मेरी अपनी एनजीओ पे भी, तब मैं समझूंगा कि इस शहर की कामयाबी है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना वो फैक्टर ये है कि जब एनजीओ काम करती हैं तो गवर्नमेंट को रिलीफ मिलता है, गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं आता, गवर्नमेंट जो है ना अपने हाथ झाड़ लेती है कि जी हमें तो काम नहीं करना है, एनजीओ काम करते हैं तमाम, ठीक है जी। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों से सैलरियां ले रहे हैं, वो आराम से एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एनजीओज है, वो लोगों से डोनेशन लेके काम कर रही हैं, ठीक है ना। मैंने पहले भी ये बात बोली कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी एनजीओज काम करती हैं वो छोटे छोटे जो है ना वो लूप होल्स होती हैं वो फिल करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऑपोजिट है। अब वही बात है, अगर मैं सिर्फ जिस सेक्टर में हम बैठे हुए कराची की मैं बात करूं, तो कराची के अंदर अरबों रुपए की डोनेशन जो है वो सिर्फ रमजान के अंदर आती है, ठीक है। उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसको जा रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से काम कर रहा है, इन दस्तरखानों पे जो बैठ के खाना खा रहा है क्या वो वाकई में मुकैयर है भी या नहीं है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि जी इन दस्तरखानों पे खाना खा के बाद में ये लोग हमें लूटते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बेसिकली मेरी जो एनजीओ, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, मैं सबको ज़ाहिर बात नहीं कर सकता, हम स्पेसिफिकली उस मिडिल क्लास तबके को टारगेट करते हैं जो किसी भी एनजीओ जाके एप्लीकेशन नहीं दे सकती, ठीक है ना। हमने बड़ी बड़ी एनजीओ देखी हैं जी, फला ये बंदा आया राशन मांगने, ये इन्होंने एप्लीकेशन दी हैं, ये हमने जो है एक दिन के लाखों राशन बांट दिए। कौन आया आपको कैलकुलेट करने? किसको पता भाई इस एक जो ट्रक के अंदर राशन जा रहे हैं ये हजारों हैं, लाखों हैं, कितने? बहुत सारी एनजीओ क्लेम करती हैं खड़े होकर कि जी एक दिन में 10 लाख राशन बांट दिए। किसने गिने? किसको पता चला? किस तरह आपके पास रिकॉर्ड आया कि आपने इतने राशन बांट दिए? बात यह है कि ये सोशल मीडिया का गलत यूज किया जा रहा है अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए। किस तरीके से कि जी मैं एज अ सोशल वर्कर आगे बढ़ूं, मैंने एक सोशल वर्कर का काम होता है इंसानियत के लिए काम करना, ठीक है ना, उसका कोई भी एजेंडा नहीं होता। लेकिन जब आप पीछे से ही कोई एक स्पेसिफिक एजेंडा लेके आगे बढ़ते हैं ना मार्केट के अंदर, तो आपकी ये कोशिश होती है मैं एज अ सोशल वर्कर आगे बढ़ूं, अपने आप को ब्रांड बनाऊं, और जब मेरी इमेज सेट हो जाए तो उसके बाद में उस इमेज से फायदा उठाऊं। हमने ऐसी बहुत सारी एनजीओज के प्लेटफॉर्म देखे हैं। अब वो उन एनजीओज को जो है वो क्या कहते हैं मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, जो है कोई भी फला बिल्डर है उसकी मार्केटिंग के लिए यूज कर लिया, ये विदाउट जो है चेक किए बगैर कि वो जो बिल्डर है वो जो चीजें बना रहा है वो सही भी है या नहीं है, वो जो आवाम को जितने प्रोजेक्ट्स की वो बात कर रहे हैं क्या उसने डिलीवर किए हैं नहीं किए, या पिछली तारीखों में उस पर कोई FIR है,
कोई पर्चे तो नहीं हुए हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एनजीओ बोलते हैं जी आप डोनेशन दे रहे हैं, आए जी अपना पैसा लेके हम आपकी मार्केटिंग करते हैं। जो बेचारा देखने वाला सोशल मीडिया पे कराची का एक जो है वो शरीफ सा बंदा है, वो देखता है यार ये फला बंदा है, चलो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, हो सकता है ये जिसकी मार्केटिंग कर रहा है वो बंदा भी सही हो। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। एक इदारा होना चाहिए जो स्पेसिफिकली एनजीओ के चेक एंड बैलेंस चेक करे कि जी कितनी फंडिंग आ रही है, जो एनजीओ इस वक्त कराची के अंदर काम कर रही है क्या वो रजिस्टर्ड हैं, क्या वो एनजीओ में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, या जो है वो किसी ट्रस्ट में अपने आप को उन्होंने रजिस्टर्ड कराया हुआ या नहीं कराया हुआ। अगर नहीं कराया हुआ तो उनको तो काम करने की इजाजत होनी नहीं चाहिए। नंबर 2, जो एनजीओ रजिस्टर्ड हैं फिर उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जी इन्होंने साल में कितनी डोनेशन इनके अकाउंट्स में आई, उसको किस किस तरीके से कहां कहां यूटिलाइज किया गया, और वो जो एक्टिविटीज हुई उससे क्या माशरे के अंदर कोई फायदा भी पहुंचा है नहीं पहुंचा, या सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपनी मार्केटिंग के लिए उसको यूज किया गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट तो खैर लगता ही नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट देगी अपनी। अच्छा नबील भाई, एक और चीज़ है कि एनजीओ का ज़्यादातर जो वर्क दिखता है ना वो खाना खिलाने पे और राशन देने पे लगता है। हालांकि अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये ऐसा है कि अगर किसी को खाना मिल रहा है या राशन मिल रहा है, वो बोलेगा मुझे काम की जरूरत नहीं है, तो वो काम क्यों करेगा? इस तरीके से तो हम राशन बांटते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा इनिशिएटिव भी होना चाहिए कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसके लिए कोई ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए कि उसको रोजगार दिलाया जाए आसानी से? इस तरीके से तो बंदा और भूखा ही रहेगा और मांगता ही रहेगा। देखें, बात बिल्कुल आपने ठीक बोली, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना वो दो पहलू हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं आपको जो है ना दो पहलू दिखाता हूँ। नंबर 1 ये है कि जी एक बंदा मेरे पास आता है, बोलता है जी मैं भूखा हूँ, ठीक है ना, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं 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 एक काम करो, अभी खाना नहीं, आओ मैं तुम्हें रोजगार देता हूँ। भाई मेरे बच्चे भूखे हैं घर पे, नहीं नहीं नहीं, आओ चलो पहले रोजगार करो, 1 महीना काम करो, फिर उसके बाद पैसे आएंगे उससे कमाना, ठीक है ना। मैं उस बंदे को ये नहीं बोल सकता, मैं पहले कोशिश करूंगा अभी फिलहाल पहले इसका पेट भरूं, इसके बच्चों का पेट भरूं। क्यों? क्योंकि माशरे का जो है ना वो बाप सबसे खतरनाक बाप है जिसके बच्चे घर पे भूखे हैं। वो अपने बच्चों की पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। हम आमतौर पे अक्सर ऐसे लोग हमने जो है हमारे माशरे के अंदर पकड़े जाते हैं, डकैतियां कर रहे होते हैं, वो कोई अमीर कबीर नहीं होते, उनके पीछे यही उनके एक्सक्यूज होते हैं कि जी हमारे घर वाले भूखे थे, हमारे बच्चे भूखे थे, उनके लिए हम निकले थे ये काम करने, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने माशरे के अंदर ये लूप होल्स कवर करने। नंबर 1, आप इसको नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन नंबर 2 वही वाली बात, अगर कोई एनजीओ यही एजेंडा लेके आई है कि मैंने सिर्फ लोगों को दस्तखानों पे बिठा के खाना ही खिलाना है, मेरे पास आगे का कोई प्लान नहीं है, यही मेरा प्लान है, इसी की मैंने मार्केटिंग करनी है, इसी पे मैंने डोनेशन लेनी है, तो फिर ये गलत है। हर एनजीओ का आगे का जो है ना नेक्स्ट लेवल ये होना चाहिए कि लोगों को आप रोजगार दें, आप शहर के अंदर इंडस्ट्रीज लगाएं, आप ऐसे जो है ना प्रोजेक्ट्स लेकर आए जिससे इस शहर के लोगों को जो है वो नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले। पेट भराना एक तरफ आपने कर लिया, ठीक है जी, ये आपका जो है ना हो गया। नेक्स्ट स्टेप हर एनजीओ का ये होना चाहिए कि वो रोजगार लोगों को तकसीम करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना वो सिर्फ वही काम किए जाते हैं जिसपे आपको सोशल मीडिया पे जो है ना वो हाइप मिलती है, और उसका तरीकेकार वही है कि एनजीओ जो है ना वो क्लेम करने लग जाती है, आज हमने 10 लाख लोगों को खाना खिलाया, आज जो है हमने फला ये बना दिया, आज हमने ये वाला जो है ना इसकी कढ़ाइयाँ खिला दी। तो बात ये है कि इन चीजों ये आप ट्रेंड सेट करते हैं। जब आप इस तरह का ट्रेंड सेट करते हैं ना, तो जो माशरे में आने वाला टीनेजर होता है वो ये चीज देखता है, बोलता है यार ये चीज हो रही है ना, यही करके हम भी अपनी एनजीओ को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ी जो है ना जिम्मेदारी है जिन लोगों की एनजीओ या जिनकी सोशल मीडिया पे लोग बातें सुनते हैं, वो बहुत ही उनके ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि आने वाली जो नस्ल है वो उनको देख रही है। तो इस तरीके के काम करें माशरे के अंदर जो आने वाली नस्ल के लिए बेहतर हो, और इस तरह के एग्जाम्पल सेट करें कि आप एक प्रॉपर प्लान के तहत चलें कि आप प्रोजेक्ट्स भी लेकर आए, आप लोगों का पेट भी भर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स लेकर आए, लोगों को रोजगार दें, आप स्टेप बाय स्टेप चलें, एक स्टेप पर रुक ना जाए। इस तरीके से तो सुधार आ जाएगा जिस तरीके से आपने बताया है। अच्छा नबील भाई, आपने एनजीओ स्टार्ट की, अब तो माशाल्लाह ये है कि आपका काम जगह जगह पे देखा जाता है, लेकिन जब आपने स्टार्ट लिया होगा, क्योंकि हर बंदा एक लेवल पे इस वक्त है, हाइप क्रिएट हुई हुई है, एनजीओ कोई कम नहीं है, कराची में भी इतनी ज्यादा है। देखते हैं कि अगर किसी चीज में कोई नया बंदा आता है ना तो उसके साथ तो बड़े मसाइल पेश आते हैं। तो आपके साथ क्या मसाइल पेश आए, या आपको किसी ने सपोर्ट की, इतनी आसानी से पहुंचे हैं या कितनी मुश्किलात आई हैं, किस चीजों का सामना करना पड़ा आपको? सर बात यह है कि इस शहर में, जिस सेक्टर में कराची में बैठा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप कचरा भी साफ करने जाए ना तो आपको पता चलता है उस कचरे के पीछे भी एक माफिया बैठा हुआ है। माफिया बैठा हुआ है, हर चीज के पीछे माफिया, कचरे के पीछे भी माफिया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माफिया जो वो तमाम कचरा उठा रहा है, उसमें से चीजें अलग हो रही हैं, क्या बिक रही हैं क्या नहीं बिक रही। आप इसमें कोई छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए आप रोड पे खड़े हो जाए ना कि यार मैं लोगों को बिरयानी खिलाना चाहता हूँ, तो इर्द गिर्द के होटल वाले आपको बताएंगे भाई तुम क्यों खिला रहे हो मुफ्त में, क्यों खिला रहे हो फ्री में।
जो इस वक्त कराची के अंदर एनजीओ काम कर रही हैं वो तो अपने आप को एक ब्रांड बना चुकी हैं, ठीक है ना, उनके पीछे प्रॉपर जो है ना वो उनके लोग बैठे हुए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जो कोई नया बंदा इस मार्केट के अंदर आता है ना तो उसको ये चीजें, जब हम भी आए थे एज अ स्टूडेंट तो हमें ये चीजें समझ ही नहीं आई कि ये चीजें जो है ना वो किस तरीके से काम कर रही है। हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो लोग हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम कहीं पे खड़े हो रहे हैं लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन वही चीज है कि हमने इस चीज को जो है ना, चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, वही नियत की बात है कि हमने चाहे 5 लोगों को खाना खिलाना हो, 10 लोगों को खाना खिलाना, हमने उस चीज को जो है ना रेगुलर बेसिस पे काम किया। मैं हर किसी को बोलता हूँ, चाहे आप एनजीओ बनाओ, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप कोई काम भी करो, हर काम आपको फौरन रिजल्ट नहीं देता, आपको टाइम लगाना है। स्टार्टिंग के अंदर आप डिमोटिवेट भी होगे, आपका ग्राफ भी नीचे जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा आपको लगेगा बस ताले लगा दो, नहीं हो सकता काम। लेकिन अगर आप उस चीज को कंटिन्यू रखोगे ना, हार सिर्फ तभी है जब आप खुद मान लो, वरना तो फिर हार नहीं है ना। आप उसको कंटिन्यू रखोगे, एक टाइम तो लाजमी आना है, ये 100% गारंटी दे रहा हूं। एक टाइम आएगा जिस दिन वो चीज जो है ना उसको बूम मिलेगा। टाइम की कोई गारंटी नहीं है, 6 महीने, कुछ लोगों को महीने में मिल जाता है, किसी को 6 महीने में, किसी को 5 साल में, किसी को 6 साल में, लेकिन एक टाइम आएगा आपको बूम लाजमी मिलेगा। आपको बस चलते रहना है, जितने भी मसाइल है उसको फेस करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा नबील भाई, जैसे कि सियासतदान होते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन सबका मकसद ये होता है हुकूमत पे आना और अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना। इसी तरीके से अगर एनजीओज को देखा जाए तो उनका भी मकसद एक ही है कि आवाम के मसाइल कम हो, हल हों। तो जिस तरह से इतनी भरमार है, कह लें कि जगह जगह पे एनजीओ है, कहते हैं कि कराची से अगर पत्थर भी उठाओ तो एनजीओ निकलेगी, मकसद सबके एक है, उसके बावजूद भी मसाइल हल नहीं होते हैं। तो आप क्या समझते हैं अगर सारी एनजीओज एक हो जाएं, नाम हटा दें, काम क्योंकि सबका एक ही है, मकसद एक ही है, अगर सारे एक होकर कर लें, कोशिश करें कराची के लिए, तो क्या हालात बेहतर नहीं होंगे? सर हालात बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं किसी एनजीओ को टारगेट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है, कोई भी एनजीओ कराची में XYZ काम कर रही है, चाहे वो मेरी एनजीओ है किसी और की एनजीओ है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, उसका काम नहीं है, वो आवाम के टैक्स के पैसों से सैलरी नहीं ले रहा। अगर मैं उसको किसी भी चीज पे तनकीद करता हूँ कि जी आप जो है 10 लोगों को खाना खिला रहे हो, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो बोलेगा मैं एटलीस्ट ये तो कर रहा हूँ, मेरा तो ये काम नहीं है, मैं तो जो है ना वो अपनी जो है ना वो खिदमात आवाम के लिए जो है ना वो दे रहा हूँ अपने एज अ वॉलंटियरली बेसिस पे। मैं तो ऐसा कोई काम, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, ना मैं किसी पब्लिक ऑफिस सीट पे बैठा हूँ, ना मैं किसी टैक्स के पैसों से सैलरी लेता हूँ। तो जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो MPAs बने हुए हैं, जो MNAs बने हुए हैं, जो आपके जो है वो तमाम आपके टाउन ले लें, आप काउंसलर्स ले लें, आप चेयरमैन ले लें, जिनके पास तमाम इख्तियारात हैं, जिनको बाकायदा तौर पे हर महीने हमारे खजाने में पैसा नहीं है लेकिन उनको प्रॉपर सैलरियां मिलती हैं, उनको तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको पेट्रोल मिलता है, उनको बिजली मिलती है, उनको गार्ड्स मिलते हैं, ये उनका काम है, ठीक है ना। वही बात है कि जब गवर्नमेंट लेवल पे काम होगा ऑटोमेटिकली एनजीओस कम हो जाएंगी। एनजीओस कहाँ पे काम करती है? जब मसले हों। एनजीओस तभी आएगी ना जब मसले होंगे, जब मसले ही नहीं होंगे तो फिर एनजीओस का क्या काम है? एनजीओ तो तभी निकल निकल के सामने आएगी जब आप जो है वो 10 मसले लेकर आ जाओगे। जब आपके पास मसले ही नहीं होगा तो एनजीओ क्यों काम करेगी? आप चले जाए बड़े बड़े मुल्कों में, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां आपको एनजीओ नहीं नजर आती, बल्कि आप इवन इस ये जो है ना कराची से आप थोड़ा सा आगे चले जाए, मैं हमेशा जो है ना मिसाल देता हूँ, आप 2 घंटे की फ्लाइट लेके जब इस्लामाबाद उतरते हैं, मेरी दुनिया चेंज हो जाती है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मेरी सिक्योरिटी बेहतर हो जाती है, मैं बेहतर लोगों में आ जाता हूँ, बेहतर मॉल के अंदर आ जाता हूँ, मैं माफिया से कम टकराता हूँ। क्यों? सिर्फ 2 घंटे की तो फ्लाइट है, क्या वो पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर है? नहीं जी, पहले कैपिटल यही शहर था, आप कैपिटल उठा के इस्लामाबाद ले गए, जब आप वहां पे बना सकते हो। सर लाहौर से डेलीगेशन आते थे शहर में सीखने के ये शहर कैसे चलता है। सर चाइनीज इंजीनियर्स देख के गए थे कि हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग इतनी बड़ी कैसे बना दी। हमारा जो रेलवे का निजाम था, हमने बताया चाइनीज को कि रेलवे निजाम कैसे बनता है, और आज हम उनसे 100 नहीं 150 साल पीछे हैं। मसला ये है कि अगर पाकिस्तान दुनिया से 100 साल पीछे ना, तो कराची 200 साल पीछे है। मैं नहीं बोलता कि आप उसको पेरिस बना दे, न्यूयॉर्क बना दे, मैं बोलता हूँ इस्लामाबाद बना दे, आप जो है इसको पंजाब बना दे, वहां का एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के उससे बेहतर है, वहां का निजाम बेहतर है। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है, आपने देख लिया कि इस शहर में क्या निजाम है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इस शहर में जब कोई बंदा भी इख्तियार में आता है ना, पावर में आता है, वो पावर में आने से पहले ही बोल रहा था कि हम ये मसाइल ठीक कर देंगे, लेकिन पावर में आने के उसकी सिर्फ एक ही बात होती है, ये हमारा काम नहीं है, सामने वाले का काम है। हर कोई जो है ना वो दूसरे के ऊपर जो है ना वो तनकीद कर रहा होता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एक बंदे को इख्तियार दो, ताकि एक ही बंदे की जिम्मेदारी हो, ताकि जब कोई मसला हो तो उसी बंदे से सवाल किया जाए। यहाँ पे क्या है जी, जो ऊपर लेवल पे बैठा हुआ है वो बोलता है नहीं जी हमने नहीं किया, इसकी गलती है, ये बोलते हैं नहीं जी इन्होंने नहीं किया, इसकी गलती है। अब मसला ये है कि जब आप इस शहर के अंदर
इस तरह की हुकूमत लेकर आओगे जिसके अंदर पीपल्स पार्टी का मेयर होगा, तमाम टाउन जमात इस्लामी के पास होंगे, एमपीएस एमएनएस एमक्यूएम के पास होंगे, तो ऑब्वियसली सब एक दूसरे पे तनकीद करेंगे। आप एक पावरफुल शहरी गवर्नमेंट बनाओ, आप एक बंदे को इख्तियारात दो, मेयर के अंदर आप तमाम डिपार्टमेंट डाल दो, काम करेगा तो उसकी वाह है, काम नहीं करेगा तो उस पर तनकीद होगी। ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस शहर का, जिसकी वजह से ये शहर जो है ना पीछे जा रहा है। क्यों? मुझे अफसोस ये, चाहे मसाइल दुनिया भर में होते हैं, लोग उन मसलों को हल करने की बात करते हैं। हमारे यहाँ क्या बात होती है, जो आएगा बोलेगा मैंने तो ठीक किया, सामने वाले ने गलत किया, सामने वाले बोलेगा हमने तो अपना काम पूरा किया, इसने किया। तो अफसोस की बात ये है ना, आप कोई सोल्यूशन ही नहीं दे रहे। जो गवर्नमेंट आ रही है वो सिर्फ तनकीद करने आ रही है। जब तक आप सोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे, आज आप सोल्यूशन पे बात करेंगे तो 40 साल बाद मुल्क ठीक होगा। आज आप सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे तो फिर लोग उसके ऊपर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम होगा, फिर मामला ठीक होंगे। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना इशू है, जिसकी वजह से आज हम दुनिया से इतना पीछे हैं। एक बहुत खास सवाल ये भी है, क्योंकि कराची की सिचुएशन ऐसी हो गई है, आज अगर बंदा घर से बाहर निकलता है ना, तो उसको पता ही नहीं होता कि वो घर पे वापस सही पहुंचेगा भी या नहीं। अगर किसी के पास नॉर्मल मोबाइल भी है, वो भी वो लेके नहीं निकलता, बाइक लेके निकलता है तो वो भी छिन जाती है। और जब ये सब छीनने के बावजूद ये भी देखा जाता है अक्सर कि उसको गोली से मार ही दिया जाता है। यहाँ पे तो किसी की जान की कोई वैल्यू बची नहीं है। अगर हम ये देखें कि बंदा बिजली, पानी, गैस, इन सारे मसाइल से दो चार है ही, लेकिन अब तो जान पे आ चुकी है और इतने बदतर हालात हो गए हैं कि निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हालात कभी बेहतर होंगे भी, या ये इतने जो टारगेट किलिंग, सारी चीजें स्नैचिंग चल रही हैं, इसकी वजह क्या है और ये रुकेगा कैसे? सर, अब जुल्म की इंतहा देखें कि इस शहर के अंदर जो है वो एक लड़का, एक नौजवान जिसके माँ बाप उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसकी जान की कीमत 10-12 हज़ार रुपए का मोबाइल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं आपको पूरा पैकेज बता देता हूँ। लड़का मारा जाएगा, 2 दिन सोशल मीडिया पे बात होगी, 3 दिन मीडिया पे बात होगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सिर्फ सफर कर रही होगी उसकी फैमिली। ऐसा ही ठीक है ना। उसके माँ बाप के लिए जिंदगी भर का रोग लग गया कयामत तक के लिए, कि उन्होंने अपने नौजवान जो है ना वो बच्चे को दफना दिया। सही है। उसके बाद फिर एक और नई कहानी, फिर 4 दिन सोशल मीडिया, फिर 5 दिन मीडिया, फिर एक नया लड़का। ठीक है ना, यही है, ऐसा ही है। अब मसला ये है कि ये सिर्फ कराची में क्यों है, इस तरह का जो डर है, जो खौफ है कि जी लोग अपने मोबाइल लेके नहीं निकलते। अब तो जो है वो डकैतों को भी पता चल गया कि लोग किस किस तरीके से कहाँ का मोबाइल छुपा रहे हैं। इतने वाकयात में ऐसा हुआ कि आपने मोबाइल दे दिया तब भी आपको गोली मार के चले गए। तो बात ये है कि ये कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। और एक जो नौजवान लड़का जब वो पढ़ के वापस आ रहा होता है, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जब वो पुलिस की गाड़ी को देखता है तो वो डरता है। वो जो है ना उसको, वो हमारे मुहाफिज हैं, हमें उनसे जो है ना वो अच्छा फील आना चाहिए कि जी हमारे मुहाफिज खड़े हुए, तो अब जो है ना वो, लेकिन वो लड़का डरता है कि जी अब हमें रोका जाएगा, हमसे सवालात किए जाएंगे। और उसी माहौल के अंदर जो है स्नैचर्स खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है, इसकी बेसिक वजह क्या है? सबको पता है ऐसा हो रहा है। सर, इसकी बेसिक वजह ये है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी बिजनेस हब होते हैं ना, मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला है, मैं वहां पे गया हूँ। बिजनेस हब पे ऐसा ही होता है कि पूरे मुल्क से लोग आ रहे होते हैं कारोबार करने के लिए, लेकिन जो बंदा भी जहां से भी आ रहा है, हम तो बोलते हैं कराची सबका है जी, वेलकम है। इस वक्त पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे रहा है, सही है ना। तो हम तो इस वजह से बोल रहे हैं। हालांकि अफसोस की बात यह है कि मैं आपसे थोड़ा सा कट करके इसको थोड़ा ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, कि कराची के अंदर जितना भी बंदा आता है पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से, चाहे सिंध से, चाहे पंजाब से, वो कराची का पानी पीता है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, सब कुछ कराची का करता है, कराची में रहता है। ठीक है ना। वो आपके पास कोई जो है ना नंबर्स नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने लोग इस शहर आए या पंजाब से कितने लोग आए, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है। जब आपके सूबे का बजट आता है तो सवाल ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा को बजट दिया जाता है और वहां के लोगों के हिसाब से, जब वहां का 20 लाख बंदा मेरे शहर के अंदर है तो उसके बजट में मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? जब पंजाब से 25 लाख बंदा मेरे शहर के अंदर मौजूद है, तो भाई जब पंजाब को बजट दे रहे हो तो फिर हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि तुम्हारा 20 लाख बंदा हमारे शहर के अंदर मौजूद है, तो हमारे सूबे को वो कट करके बजट दो। हमारे सूबे के अंदर काम नहीं हो रहा। दूसरा मसला, कराची के जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो अपना जो है ना मुंह उठा के, सख्त अल्फाज है माजरत के साथ, जिसका दिल चाहता है अपना मुंह उठा के शहर के अंदर उतर जाता है। सर, जब चेक एंड बैलेंस नहीं है, हम मना नहीं कर रहे, आओ जो बंदा इस शहर के अंदर आ रहा है आप उसका एक डेटा जनरेट करो कि जी ये फला शख्स फला जगह से कराची में आया था नौकरी करने, 4 महीने बाद ये कहाँ है, क्या इसको नौकरी मिली, क्या नहीं मिली, ये अभी क्या काम कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे कर रहा है। अगर आप वो बंदा क्लियर है, ओके है। अगर 4 महीने बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको पता है वो ऐसे ही घूम रहा है या वो किसी इनलीगल एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व है, तो उसको पकड़ के वापस भेजा जाए। अब क्या हो रहा है कि जी जो भी स्नैचर्स पकड़े जाते हैं, पता चलता है इनका ताल्लुक कराची से नहीं होता, ये गैर मुकामी है। ठीक है ना। अब मसला ये है कि वो क्या होता है कि जी वो यहाँ से भाग के अपने अपने गाँव, अपने अपने जो है देहात चले जाते हैं, उनको कोई पकड़ने का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
प्रॉपर प्लान करके गैंग, हमने ये इतने बड़े बड़े असले लेके जो ये शहरों में उतर जाते हैं, अक्सर आप सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं, सर ये कहां से आया कॉन्सेप्ट, सर ये कच्चे के डाकुओं का कॉन्सेप्ट है। हमारे शहरों में ये सब नहीं होता था, हमने ये मामला कभी भी नहीं देखे कि इतने बड़े बड़े राइफल्स देके जो है लोगों को लूटा जा रहा है, और जो है इतने आराम से धड़ल्ले से, इतने ट्रेन लोग हैं ये ट्रेन का इसी तरीके से तो आ रहे हैं ये। तो आपको बहुत ही सिंपल है, आपने इस शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना है। कौन इस शहर में आ रहा है, वेलकम सबको है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान से आ रहा है, ये जो है आपका बिजनेस हब है ना, जब वो आ रहा है आपने उसकी एंट्री करनी है जी, ये बंदा आया है, ये 4 महीने बाद कहाँ है, ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड मौजूद हो, ताकि आपको पता रहे कि अगर कोई शख्स किसी भी इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो पकड़ा जाए। इससे सिंपल आपके पास प्लान हो नहीं सकता, और ये कोई मुश्किल प्लान नहीं है। आपको पता है कराची के अंदर एक रिसर्च के हिसाब से हर घंटे एक बस जो है ना, वो जो है ना पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से कराची में शराब बोर्ड पे आती है, हर घंटे एक बस में जो है वो तकरीबन कोई 70 लोग होते हैं। 70 लोग के हिसाब से अगर मैं 24 बसें 24 घंटे के अंदर इस शहर के अंदर आ रही है, तो कितना हजार बंदा इस शहर के अंदर रोजाना की बुनियाद पे और कितना लाखों बंदा महीने की बुनियाद पे इस शहर के अंदर आ रहा है, किसी को नहीं पता कहां से आ रहा है, किस मकसद के तहत आ रहा है, क्या करने आ रहा है, क्या प्लान है, कहां रुकेगा, क्या खाएगा, क्या उसका कोई बंदा वहां मौजूद है नहीं मौजूद। ये बात करते हैं ना तो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में जो लोग रहते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, बोलते हैं यार बड़ी ताज्जुब वाली बात है। ताज्जुब वाली बात है, आप चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान, मुझे खरीद के दिखा दें प्रॉपर्टी, आप चले जाएं लाहौर, आप बोले जी कराची से आए कारोबार करने, करके दिखा दें मुझे कारोबार। ये सारी ताज्जुब की बातें आप अप्लाई होती हैं कराची के ऊपर, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। उस शहर के अंदर लोग पानी खरीद के पीते हैं जिस शहर में समुंदर मौजूद है। उस शहर के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान साफ पानी एजुकेशन, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। कराची में कौन सा बड़ा जो है गवर्नमेंट का अस्पताल मौजूद है आप बोलें जो गवर्नमेंट सतह पे आपको काम करके दे रहा है? आपको पता है अब्बासी के हालात, आपको पता है जिन्ना के हालात। यहाँ पे सिक्योरिटी लोग प्राइवेट गार्ड रखते हैं, सही है। यहाँ पे लोगों को जब इनकी तबीयत खराब होती है तो वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। यहाँ पे पार्कों पे कब्जा करके प्लाजा बन गए, पार्क नाम को नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप बाहर निकलो तो आपका मोबाइल छिन जाता है। तो इन हालात में कराची आपको जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अब आप एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर आप इसके हालात बेहतर कर दो, आप कराची बेहतर कर दो, आप कराची को ठीक कर दो, ये चीज तो समझ नहीं आ रही इनको। ये क्या समझ रहे हैं कि जी हम करप्शन करके जितना पैसा कमा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। आप शहर को ठीक तो करो, आप मुल्क को ठीक तो करो, इससे ज्यादा वाइट पैसा कमा लोगे। क्यों? क्योंकि जब मुल्क के अंदर हालात ठीक होंगे तो आपका जो है टूरिज्म बढ़ेगा। 1980s में पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपका एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आज आपका एग्रीकल्चर इतना पीछे जा चुका है। हम इस शहर के अंदर जो लोग रहते थे वो जो है उन लोगों की मिसाल दी जाती है, पढ़ा लिखा तबका इस शहर में। कराची से लोग उर्दू सीखने आते हैं कि भाई क्या लोग यहाँ क्या रहते हैं। आज इस शहर के नौजवान को आपने क्या कर दिया है, वो ग्रेजुएशन करके अपनी डिग्रियां लेके घूम रहा है, उसको 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही, वो कारोबार कर नहीं सकता। कारोबार करने आप रोड के ऊपर एक दुकान ले लें सर, इतने डिपार्टमेंट आपको तंग करेंगे, बंदा खुद ही बंद करके चला जाएगा अपनी नौकरी। मतलब इस वक्त यहाँ जो कारोबार कर रहे हैं ना वो हर रोज की टेंशन में कारोबार कर रहे हैं। और नौकरी के हालात आपको पता है, इन हालात के अंदर उस बंदे ने मैक्सिमम कोई बंदा यहाँ पे कोई लड़का काम कर रहा है 50,000 रुपए कमा रहा है सर। 50,000 रुपए में 30,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, 2 कमरे के घर का। 2 कमरे के घर का 50,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। हमारा जो पड़ोसी है वहां पे 200 यूनिट बिजली जो है वो लोगों को फ्री है। हमारे यहाँ में बताया जा रहा है कि जी 200 यूनिट आपने अगर 201 यूनिट इस्तेमाल किया तो 10,000 बिल आपका बन जाएगा। वो किसके तहत है ये इतना बिल पे करेगा? फिर पेट्रोल के हालात आप देख रहे हैं, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, रेंट कहाँ जा रहा है, चीजें कहाँ जा रही हैं। जो बंदा 50,000 रुपए कमा रहा है वो महीने के एंड में 40,000 रुपए उधार में, ठीक है ना, वो अगले महीने उसको कवर करने के लिए वो और उधार में। तो जो है ना वो चीजें डिक्रीज हो जा रही हैं। आप कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, हर साल कितने लोग ग्रेजुएट करके निकलते हैं, कितनी उनको नौकरियां मिलती हैं और कितने उनकी मर्जी की नौकरियां मिलती हैं और कितने उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है कोटा सिस्टम। आज आपने बांग्लादेश के हालात देखे कि बांग्लादेश में सिर्फ इस कोटा सिस्टम की वजह से जो है वो शेख हसीना साहिबा को जो है रिजाइन करना पड़ा। हमारे मुल्क में तो कोटा सिस्टम कब से है सर? आज भी जो है वो क्या कहते हैं शहरी इलाकों का 40% कोटा है, और उसके अंदर भी बड़े बड़े शहर कराची हैदराबाद और बड़े बड़े शहर हैं। तो उस 40% कोटा में भी करप्शन होके जो है वो लोग आके यहाँ का डोमिसाइल बना के नौकरी ले लेते हैं। तो कराची के लड़के के पास फूड पांडा, बाइकिया, करीम, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? नहीं मौजूद। आप चले जाएं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप जो है ना मास्टर्स करके अपनी जो है ना वो डिग्री लेके आप निकले इस शहर में नौकरी लेने।
आप 10-20 दिन भी घूम जाएंगे ना, आपको आपकी मर्जी की नौकरी नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी भाई 20,000 की नौकरी है फला फील्ड में, जिससे आपसे ताल्लुक नहीं है, आपसे काम करवाया जा रहा है, सिर्फ आप जो है ना टाइम निकालने के लिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर लोगे, लेकिन आपको अपनी मर्जी की तनख्वाह की या अपनी चलो फील्ड में वो भी नौकरी नहीं मिलेगी। बड़े अफसोस की बात है, बात आपने सारी सही कही है और इसको एक्सेप्ट करना है, इसमें भी अफसोस हो रहा है कि हमें ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं। अच्छा, मैंने आपसे वो जो सवाल पूछा था कि क्राइम क्यों बढ़ गया, उसका जो आपने वजूहत बताई कि हर रोज़ के हिसाब से इतने तो लोग आ रहे हैं और इसको रोकने का भी आपने बड़ा अच्छा हल बताया कि भाई अगर आपके रिकॉर्ड्स में होगा तो आप इसको रोक भी सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड में आएगा और अगर ऐसे देखा जाए तो अगले 10-12 साल तक ये रुकने वाली चीज़ नहीं है, ये और बढ़ने वाली है। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी पेट्रोल पंप के ऊपर, कैसे वो मार के गए सबको, तो इससे तो देखने वाले को और सही मिलती है। अच्छा नबील भाई, एक सवाल और है, अक्सर देखा जाता है किसी ने एनजीओ बनाई, अब वो जो है ना एनजीओ बनाते हुए काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज चलती जा रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा जाता है कि अगर किसी ने एनजीओ बनाई है ना, वो खुद भी ग्रो हो रहा होता है, उसकी खुद की चीज़ों में इजाफा हो रहा होता है, तो लोग फिर उसको देखते भी हैं। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा हो रहा है कि जो एनजीओ बना रहा है, लोगों की जो मदद कर रहा है, वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेके जा रहा है, बना रहा है? सर इसको बोलते हैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है कि जी मैं जब कोई भी काम करने जाता हूँ ना, तो मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ अपने आप को भी जो है ना ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। इसमें 3-4 चीज़ें ये हैं कि अगर कोई बंदा एनजीओ बनाता है, वही चेक एंड बैलेंस वाली बात है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना गाड़ी है, ना घर है, ना बाइक है, मैं एनजीओ बनाता हूँ और एनजीओ बनाते के साथ ही मेरे पास घर, गाड़ी, बाइक आ जाता है। ऐसे ही। तो ये उन इदारों की जिम्मेदारी है कि उस बंदे का चेक एंड बैलेंस किया जाए, उस बंदे का जो है ऑडिट किया जाए कि भाई किस तरीके से इसने, क्या इसके पास जो है वो किस तरीके से इसने कमाया और किस जो है ना किसके तहत इसके पास पैसा है, उसकी चीजें खरीदी। अगर तो उसका पैसा वाइट है तो कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा जो है वो लाखों करोड़ों रुपए अपना जो है वो जायज कमा रहा है, वाइट कमा रहा है, वो गाड़ियां ले, कुछ भी ले, हमें उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई एनजीओ को यूज करके ये कमा रहा है, ठीक है, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसका बहुत ही सिंपल तरीका ऑडिट, और इसका सिंपल तरीका है चेक एंड बैलेंस के। इस शहर के अंदर कोई भी काम कर रहा है तो उसको आप चेक एंड बैलेंस किया जाए। लेकिन जब इस शहर के अंदर जो लोगों को मार के जा रहे हैं उनका चेक एंड बैलेंस पे उनको कोई नहीं पकड़ सकता, तो आपको लगता है जो एनजीओ काम कर रहे हैं इनको कोई चेक एंड बैलेंस करेगा? कराची का बहुत बड़ा नाम है एनजीओ के, जफर अब्बास साहब, उनके हवाले से आपकी वीडियो देखी गई थी कि आपने कोई माफी मांगी थी उनसे, कोई मसला हुआ था आपका, तो उस पे से मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को जो है ना सही से पता है कि वो असल एक्चुअल मामला क्या है। मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप उसके ऊपर जरा रोशनी डालें। अच्छा देखें, ये जो हमारी है ना एक आवाम है, वो होती है कीबोर्ड वॉरियर। कीबोर्ड वॉरियर। हाँ, उनको जो है ना मसाला चाहिए होता है सोशल मीडिया पे, जब तक मसाला नहीं मिलेगा उनको मजा नहीं आता। अब इस पूरे जो ये एक पूरा जो सीन क्रिएट हुआ था, इसके अंदर हुआ ये था कि चंद लोगों ने, स्पेसिफिक लोगों ने मेरी कुछ वीडियोस के अंदर से कुछ पॉइंट्स निकाले, कुछ पॉइंट निकाले। मेरी एक कंप्लीट वीडियो थी, ठीक है, मैंने तो मेरी इससे पहले भी जफर अब्बास साहब के लिए मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई जो उनके हक में, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनके डायलिसिस सेंटर हैं या उनकी जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर मैंने अपने तासुरात बयान किए। उस वीडियो के अंदर टोटल जो है वो 10 से 12 पॉइंट्स थे, लेकिन चंद ज्यादा कुछ जो है कुछ लोग शरारती जिनको मसाला चाहिए होता है, उन्होंने उस वीडियो में से वो जो एक क्लिप था वो निकाल के उसको वायरल कर दिया। ठीक है नहीं, अच्छा मैंने जो है ना, हमने इस शहर के अंदर जो है ना बड़े लड़ाइयाँ झगड़े चीजें देखें, ठीक है ना, हर बंदा दूसरे को मारने के लिए जो है ना तैयार बैठा हुआ है। आप रोड पे निकले तो हर बंदा गुस्से में। तो फिर हम जैसे जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं और हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम भी यही चीजें करें तो फिर हम में उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मैं सर वो बंदा हूं कि अगर किसी बंदे को भी शहर में लगता है ना कि यार नबील तुम्हारी जात की वजह से मुझे ये परेशानी हुई है, या तुम्हारी जात की वजह से मुझे जो है देखो मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है ना, मुझसे बड़े तरीके से मेरे पास फोन आया, मेरी बात हुई जफर अब्बास से, उन्होंने बताया कि जी यार तुम्हारी जो वीडियो के चंद पॉइंट थे ना, इनकी वजह से ना मुझे यहाँ जो है ना बड़ा मसला हो रहा है और जो है ना इस तरीके से जो है ना वो मामला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपसे मुलाकात करने आता हूँ। मैं उनसे मुलाकात करने गया। मैंने ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जो है ना वो बैठ के खुद ब खुद चीजों को सोचते रहे। इससे बहुत अच्छा मामला है कि हम चीजों को सॉर्ट आउट कर लें। यार 10 लोग अलग बात कर रहे हैं, 20 लोग अलग बात कर रहे हैं, 4 लोग, हर बंदा जो है ना वो अपनी स्कोरिंग कर रहा है, हर बंदा अपना फायदा उठा रहा है। जिसको लगता है कि जफर अब्बास ठीक काम नहीं कर रहा, वो मेरे पास आके जो है ना मुझे पिंच कर रहा है और जो है ना जाके कुछ लोग उसको पिंच कर रहे हैं। अच्छा, इन मामलात में एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी सीखने को मिला कि चंद लोगों को हम अपना दोस्त समझते थे, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर उन्होंने जिस तरीके से कम्युनिकेट किया वो पता चला वो दोस्त नहीं, वही दुश्मन थे। और जिन लोगों को जिनको हम दुश्मन समझ रहे थे वो हमारे दोस्त थे। इस पूरे मामले में हुआ ये, मैं उनके पास गया जफर अब्बास के पास, मैंने उनको बताया कि ये इस तरीके से मामला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं जी, आप भी कराची के काम कर रहे हो, मैं भी कराची का, और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके जो अगले हैंड पे आप सोशल मीडिया पे आए
तो वो वाली बात है ना, जिस आवाम को मसाला चाहिए था उसने जो है उसको क्रिएट करा, फिर उसको आगे ले गई, अपने लिए व्यूज बनाया। बहुत सारी जो है वो ऐसे पेजेस थे जिन्होंने उन वीडियोस को यूज करके अपने व्यूज लिए। तो हमने इस चीज को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया। हमने एक मैसेज दिया कि जी हम पीस पे, हम अमन पे यकीन रखते हैं। हमें इस शहर के अंदर इस शहर के अंदर एक ट्रेंड सेट हो गया कि जी हमें भरम दिखाने, हमें जो है वो डाले में 4 गार्ड लेके घूमने, और अगर हमें किसी ने रोका तो हमने सायरन बजा के उसको जो है ना वो फौरन रोक के। ये कोई भरमबाजी नहीं है, ये कोई प्राउड की बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता। ये बिल्कुल जाहिल लोगों की आदतें हैं। कोई भी पढ़ा लिखा मुअज़्ज़िज़ शख्स इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा। यार हमने जो है वो कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर दिए, अब कब तक? एक टाइम आएगा हमें रुकना है, या अभी भी नहीं रुकना। अगर आपने अभी अपने नौजवानों की लाशें इसी तरीके से जो है वो कब्रिस्तानों के अंदर भरनी है तो आप भरते रहें, लेकिन हम जो है ना इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है ना वो चीजों को रोक के और जो है ना वो बिल्कुल अमन से तरीके से काम करें। किसी को भी, मैं अभी भी बोलता हूँ, इस पूरे शहर के अंदर अगर कोई बंदा ये क्लेम कर ले यार नबील तुम्हारी जात से मुझे मसला है ना, मैं बोलता हूँ यार माजरत, अगर मेरी वजह से आपको कोई मसला हो, कोई भरमबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों दिखाएं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, यही तो हमारी निशानी है, यही तो हमारे आबा अजदाद ने हमें दिया है, यही चीजें हैं भाई। फिर हमारे में क्या फायदा जो हमने जो है इतना पढ़ा लिखा, हमने जो है हमारे आबा अजदाद की निशानी थी कलम, उनकी तहजीब, तो फिर हमारे और उनमें क्या फर्क है अगर हम भी वही सब करना शुरू हो जाए। तो ये बिल्कुल इतना सिंपल सा सॉर्ट आउट सीन था जो क्लियर हो गया। लेकिन लोगों की कोशिश तो गई थी कि उसको आग लगाएं। इसमें सबसे बड़ा किरदार तो जफर अब्बास साहब का भी था कि उन्होंने बड़ा बन के जो है ना आपसे राब्ता भी किया। वो चाहते तो बोलते भाई मेरे खिलाफ बोला है, मैं तो ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। फिर आपने भी बड़ा अच्छा मुजाहिरा किया, आपने सॉर्ट आउट किया। और किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने का तरीका यही है आप उससे खुद बात करें। अच्छा नबील भाई, आखिर में सारे मसाइल सबको पता है कि भाई ये मसला हमारे साथ है, और हल भी पता है कि ये हल होगा तो इस तरीके से हम इससे निकलेंगे। आप क्या देखते हैं कि यूथ को क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने अभी मुझे बताया था कि जो आपकी एनजीओ नहीं है, आपका एक इंस्टीट्यूट है एक तरीके से ना, तो यूथ के साथ आप काम कर रहे हैं। आपने कोई जरूर है कि कमी देखी होगी यूथ में भी, तो एंड में आप यूथ को कोई मैसेज दें कि ये चीज से निकलें या ये चीज करें तो आपके हालात बेहतर होंगे। सर सबसे मेन चीज ये है, यूथ के लिए एक मैसेज है, अपने हालात खुद बदलने के लिए इस मुल्क को और इस शहर को एक्सेप्ट करें। ये ना बोलें कि जी हम कहाँ पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए। आप किसी अफ्रीका के जो है ना वो ऐसे मुल्क में भी पैदा हो सकते थे जहाँ पे सिविल जंग छिड़ी हुई है, या जहाँ पे लोग रोजाना की बुनियाद पे भूखे सोते हैं, जहाँ लोगों के पास खाने को मौजूद नहीं है। तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको पाकिस्तान जैसी जगह पे पैदा कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ना हिस्सा डालें एज अ वॉलंटियर इंसानी खिदमत के अंदर। इसकी वजह क्या है, मैं क्यों हम लोगों को अवेयरनेस दे। जब हम एक मैट्रिक के और एक इंटर के बच्चे को ला के उसके हाथ से लोगों को खाना दिलवाते हैं ना, तो उसके अंदर पे जज्बा पैदा होता है। वो सिर्फ खाना नहीं देता, उसको पता चलता है कि इंसानियत की खिदमत क्या होती है। वो फिर आगे जाके क्या पता उन्हीं में से कोई बड़ा लीडर बन जाए। जब आपके मुल्क में 70% यूथ है तो अब आपको पता चलना है कि इन्होंने ही आगे जाके इस मुल्क को चलाना है। तो आप उनको कौन सिखाएगा, उनको कौन अवेयरनेस देगा, उनको कौन बताएगा कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है। तो सबसे मेन जो है ना मेरा फोकस ये होता है कि मैं उन लोगों को लाऊं, उनसे इंसानी खिदमत करूं। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि इस मुल्क को एक्सेप्ट करें, इस शहर को एक्सेप्ट करें, अपने इर्द गिर्द छोटे मोटे मसले देखें, लगता है उनको हल कर सकते हैं, उन मसलों को हल करें, उन मसलों से भागे नहीं। ये ना बात करें कि जी मैं भाग जाऊंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। इन मसाइल कभी हल नहीं होंगे। आपने अगर जो है वो कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ के अंदर उतरना पड़ेगा, कपड़े गंदे होंगे तो ही कीचड़ साफ होगा, वरना जो है ना इसका कोई सोल्यूशन नहीं। ये सब ऐसा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया नबील भाई, आपसे काफ़ी सारी बातें की और ये भी देखा कि कितना दर्द है आपके अंदर कौम के लिए, और जितने आपने मशवरे दिए और चीज़ें बताई हैं कि इस तरीके से हल हो सकता है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और आप जिस तरीके से मिशन लेके चल रहे हैं अपना, और आपका मिशन सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को खाना खिलाया जाए। जब वो नाम सुनते हैं ना कोई भूखा नहीं सोएगा, तो उससे एक ही चीज़ जहन में आती थी, आज ये क्लियर हुई है। तो मेरी दुआ यही है कि आपका जो विज़न है ना वो दूर दूर तक जाए, उस पर आपको कामयाबी मिले, और आपका टाइम देने का भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बुलाने का बहुत ज़्यादा।